Hello everyone in the answer Sari, and today we are taking the four set of questions of the IFOS paper me 2021 series. तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. Attempt an account of cultural influence of India in the Indo-China Peninsula. तो हमें बताना है कि इंडिया के कल्चरल क्या क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन चाइना पेनिनसुला में. तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस की. अकाउंट पूछे यहाँ पर सिर्फ. हाँ, कहाँ बताना है? मतलब करना है. तो इसमें बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस हो गया स्पेशली इन द तिब्बत एंड चाइना रीजन. कल्चरल इन्फ्लुएंस है ना, बस. कल्चरल पूछ रहा है बस. हम्म. बुद्धिस्ट. तो एक कुछ बुद्धिज्म वर्ड है, वज्रयाना. वज्रयाना बुद्धिज्म. हाँ, और हम देख सकते हैं कि जो महायाना भी कहीं ना हीनायाना भी कभी इन्फ्लुएंस है. हम्म. तिब्बतियन और हो फिर हम गया, देख. हाँ, मोनेस्ट्रीज. हम्म. फिर फॉरेन ट्रैवलर्स हो गए. फाहियान आई थिंक. हम्म. देन खमीर हिंदुइज्म भी हो जाएगा, कंबोडिया में जो हिंदू डाइटीज और लोकल स्पिरिट्स जो फॉलो करते हैं. लेकिन वो फिर इंडो चाइना. पर हाँ ठीक है. इंडो तो चाइना पेनिनसुला. पेनिनसुला का बात हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. ठीक है. हाँ, हम्म. तो तो फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं हिंदू इन्फ्लुएंस हो जाएगा. बोरबदूर टेम्पल हो गया. यहाँ पर हम वो भी लिख सकते हैं. बोलो, क्या बोल रही थी? खमीर हिंदुइज्म. खमीर स्पेलिंग. खमीर. KHMER, खमीर हिंदुइज्म. और इसके साथ साथ रामायणा का भी इम्पैक्ट पूरे पेनिनसुला पे है. हाँ. रामायण महाभारत दोनों का बोल दो तो उसमें बोरबुदुर टेम्पल हो गया. और एक और टेम्पल है उसका नाम याद नहीं आ रहा है. 16 से लेके गया था जो, उसका आ गया. हाँ, तो क्या हो गया फिर? तो नेवल इन्फ्लुएंस हो गया इसमें. और ताइवान से जापान के बीच में सिंटो में भी इन्फ्लुएंस हुआ है, सिंटो रिलीजन के ऊपर में इंडिया का. फॉर्म्स जो है जैसे भरतनाट्यम, उनका भी इन्फ्लुएंस हुआ है. इसी में आ जाएगा. हम्म. चोलास के कारण, चोलास आर्ट, चोलास स्कल्पचर्स, ये सभी वहाँ मिले. ह्यूनसैंग फाहियन बात कर ली. अटेम्प्ट एन अकाउंट इंडो चाइना पेनिनसुला हो गया. और कुछ नहीं हो सकता उसमें. कल्चर 15 सिर्फ नंबर है का ना, है ना. कल्चर इसलिए सिर्फ रोक के रखे अपने आप को. हो सकता है और बस. संस्कृत लैंग्वेज का रोल भी आएगा ना हम्म. इसमें. पाली लैंग्वेज है जैसे. संस्कृत लैंग्वेज है तो उसका भी एक स्क्रिप्ट रोल हो जाएगा. ठीक है, बताओ. हाँ, सेकेंड वाला लो. इंडोनेशिया. तो सेकंड क्वेश्चन है कि शेर शाह established a reputation for being a military genius as great as Babur and also for being an administrative genius as great as Akbar. तो हमें इसमें थोड़ा कंपैरिजन करके भी चलना है. हम्म. और असम मिलिट्री अचीवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के ऊपर हमें लाइन डालनी है. तो हम्म. पहले मिलिट्री जीनियस बता दो, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बताएंगे. इसमें और से आप थोड़ा बताओ. पहले तो उन्होंने हराया था हुमायूं को, उसे बैटल ऑफ चिंदौर समय में. शेर शाह. हाँ, वो तो मिलिट्री जीनियस तो उसके अंदर थोड़ा स्ट्रेटेजिक डालना पड़ेगा. आर्म्स का फोर्स के बारे में डालना पड़ेगा. कैवेलरी जब तक ज्यादा इनके पास थी इस तरीके से. और जो ये बैटल हेड यूज करते थे वो थोड़े अपर हैंडेड थे. अगर हम बात करें बाबर के हम्म. तो उससे. वही बात है, बैटल ऑफ कनौज में डिफीट हाँ, किया था हुमायूं को उस समय. फिर मिलिट्री के अंदर में उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ मिलिट्री स्टार्ट किया था. डाक उसके चौकी. बाद हम. हाँ, जो मिलिट्री पेमेंट में सिस्टम थी. दीवाने अर्ज. क्या हुआ?
दीवाने अर्थ तो औशिक मतलब शेरशाह का डिपार्टमेंट नहीं था, वो तो मतलब पलपन के टाइम पे आया है। पहले से वो था तो लेकिन उसमें सेंट्रलाइजेशन किया ना अंदर में, मतलब पहले बहुत डिपार्टमेंट है, अंदर में अब कम कर दिया इसलिए। मिलिट्री में रोड्स और फोर्ट्स का भी रोल उन्होंने दिखाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे बनाया था, ट्रेड रूट्स। यूज ऑफ लॉजिस्टिक, हाँ मिलिट्री ने समझ सकते हैं। तो ग्रेट ग्रैंड हो सो ट्रंक रोड, ओके। एग्जाम्पल डाल देंगे इसमें कि कलकत्ता से लाहौर का। हम्म, वो हो जाएगा उसमें। हाँ, फोर्ट चुन्नर, बैटल ऑफ चौसा हो जाएगा यहाँ पर, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ चौसा हराया था इसमें। बंगाल को भी कॉन्क्वेस्ट किया था, सब जीतते कार चले में गए भी थे। फोर्ट था ना, इम्पोर्टेंट उसका नेम। फिर हुलिया, हुलिया का डिस्क्रिप्शन है जो प्रैक्टिस है वो लाया गया था, ब्रांडिंग दाग और चेहरा। फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं, उनका रोल नंबर कैसा है, या फिर जो चेहरा, फॉर फॉर एग्जाम्पल जो हॉर्सेस है उनका काउंटिंग, उनका ऑडिटिंग करने की कोशिश किया था। द यूज ऑफ अफगान मशीनरी। पर अब आर्म्स का थोड़ा ज्यादा हो गया, एडमिन का भी लिखना है। हाँ हाँ, तो एडमिन में हम बात करेंगे कि इन्होंने बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत की। अ, इसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने तीन तरीके का डिवीजन किया, जिसमें सरकार, परगना और विलेज। विलेज को इन्होंने फाइनल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बनाया। पट्टा सिस्टम, ये बेसिकली जो पट्टा एग्रीकल्चर के अंदर ये फ्यूडलिज्म को हटाने के लिए पट्टा सिस्टम लेके आए, तो वो एडमिन मेजर है। और रुपया, इसके अलावा रुपया क्या लाया, चीज? रुपया जो हाँ, रुपया कॉइन करेंसी। एग्री रिफॉर्म इसने किया। उसके बाद इन्होंने एक स्पेशल फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया था रोबस्ट टैक्सेशन के लिए, दीवान विजारत, आई थिंक ऐसा कुछ करके है। हाँ, दीवान विजारत ही है। हम्म, एक दीवान रियासत भी है, वो क्या है? रियासत हो सकता है, मतलब रिलीजियस, फॉरेन रिलेशन का दिवाले होता है ना बाजार रियासत। फाइनेंस हो गया, अर्ज हो गया मिलिट्री, इंशा लोकल रॉयल्टी के लिए। कोरस्पॉन्डेंस, हम्म, नहीं नहीं, इनका कोरस्पॉन्डेंस होता है। बस ठीक है। और एक सिस्टम ऑफ ऑफिशियल उन्होंने किया, जैसे फॉर एग्जांपल सिकदर, मुंशी, एक्सेट्रा। रुपया बात कर लिया हम लोग। कम्युनिकेशन में पोस्टल सर्विस का गठन किया उन्होंने। डाक चौकी तो बात कर ही लिया हम लोग। तो ये सब बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा था उनका। हाँ, इसमें फिर हम जो कॉइनेज सिस्टम था उससे रिलेटेड भी था ना कुछ? बोले तो दाम और ये रुपया। ठीक। और इसमें एक चीज और कर सकते हैं कि जो शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन था, वो बेसिकली ओपन टू ऑल था, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एज ग्रेट एज अकबर। तो अकबर के टाइम पे हाँ इगैलिटेरियनिज्म था हाँ, सर्विसेज अब के अंदर। इसमें कंपेयर करना है, ये सब लिख दिए। अब हाँ, आंसर को अच्छा कंपेयर। बनाने के लिए कंपेयर करना है, क्योंकि दोनों बाबर से किया गया। तो बाबर जैसा ये क्या क्या काम किया, इनोवेशन लाया, इनोवेटिव इंटरवेंशन। जैसे गन जैसे पाउडर बाबर लाया। हाँ, डाक चौकी सेंट्रलाइजेशन, ये सब इंटर तो बाबर लाया था। गन पाउडर वैसे ही भी लाया, डिसेंट्रलाइजेशन, डाक चौकीज, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया। यूज ऑफ मशीनरी, यूज ऑफ हेल्पर, हेल्पर हो गया या फिर मशीनरी, तो वह अफगान मशीनरी को यूज किया। और इसमें सेकुलर, फिर प्लूरल, और इंडियनाइज्ड बोलेंगे यहाँ पे, इंडियनाइज्ड को। हाँ अ, इंडियनाइज, सही बात है, इंटरनाइज ब्यूरोक्रेसी लाइक अकबर। ये बस एक पॉइंट लिखना जरूरी है, तभी जा करके एक्सप्लेन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एज ग्रेट एज अकबर और एज यहाँ पर मिलिट बाबर, तो उसका जिक्र होना जरूरी है आंसर में, है ना।
चलो ये बताते, सी बता। तो फॉर किंग अशोका sacredness meant ruling through moral example। तो हम्म, इसमें बात करेंगे अशोकन प्रिंसिपल था रूलिंग का, दैट वाज बेस्ड ऑन धम्मा, हाँ राइटियसनेस, राइटियसनेस बेस्ड रूलरशिप, जिसके तो अंदर रोल ऑफ धम्मा, हाँ, तो उसी के लिए ओक्यूपेशन, इन्फोर्समेंट करने के लिए धमा महाममत्य इसका गठन किया गया। एक महामातयास, एक ऑफिसर थे जो इन्फोर्स करते थे धम्मा को। हाँ, मोरल और पिलर। रिलीजियस कोड करते थे। हम्म। पिलर एडिक्ट हो गए, रोक एडिक्ट, लाइक कल्सी। हम्म। तो हाँ, कल सी होगा। मॉरल एग्जाम्पल तो धम्मा विजय। धम्मा घोष की बात की हो किताब में। हाँ वही धम्मा हाँ वही धम्मा घोष, धम्मा विजय, रादर देन की वॉर, तो विनिंग द स्टेशन हार्ट्स पर। ऑफ पीपल हाँ, दैन वॉर। उसके बाद हम बात कर देंगे कि प्रमोशन ऑफ सेक्युलरिज्म, ओल्ड रिलीजन। प्रमोशन सेक्युलरिज्म ने अब उस समय था ना, बोले प्लूरल सोसाइटी, प्लूरलिज्म, हाँ, और टॉलरेंस। इंक्लूसिव टॉलरेंस। कैसे? तो इसमें अहिंसा का बात किया गया, सैक्रिफाइस बंद करने बात किया, वेजिटेरियन को प्रमोट किया गया। इक्वल उसके ग्रांट्स की बात की एवरी हाँ, रिलीजन। इक्वल ग्रांट एंड रिस्पेक्ट टू ऑल इसमें सेक्ट। एग्जाम्पल दे देंगे चैत्याज एंड विहारा इंट्रास्टेट संघ। राइवलरी को कम करने के लिए बात किया गया, डायरेक्शन, जो आजीविका सेट हो गया। बाकी से एग्जाम्पल भी दे देते हैं, आजीविका सेट को दिया गया था तो अपान बुद्धिज्म। तो लेकिन ये इसमें कमेंट ये भी करेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉरल विक्ट्री दिखाता है, लेकिन उनका मकसद जो था यहाँ पर लिख देंगे, मॉरल विक्ट्री जो था एक तरह से स्ट्रैटेजिक था उनका, स्ट्रैटेजिक टूल था टू टू डोमिनेट ओवर द लार्जर एरियाज, मतलब फार कल्चरल डिप्लोमेसी एग्जाम्पल बोल डंग देंगे इसमें। एम्पायर। हाँ, तो एक तरह से सॉफ्ट पावर था। हाँ, वही मतलब कल्चरल डिप्लोमेसी, हम्म। हम्म। ठीक राइट, हो गया। डोमिनेंट। हम्म। फिर आते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। हम्म। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नारोजी टू द अर्ली फेज 1885 से 1905 ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। हम्म। बताएंगे कि दादा भाई नारोजी जो थे, उन्होंने किस तरीके से जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन है और द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल है, उसके द्वारा इकोनॉमिक एक एक्सप्लॉइटेशन सेकेंड। को उजागर। बोलो। हाँ बोल, अब बोल। हाँ, तो बेसिकली जो इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी और ब्रेन ड्रेन की, उसको इन्होंने उजागर किया। और इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी का गठन किया, जिसने परसुएट किया कि ब्रिटिश को, ताकि वो अ, एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज लॉ का, एक लॉ को स्टैब्लिश करें इंडिया के अंदर। तो लंदन इंडियन सोसाइटी 1856 में आई है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने एक ईस्ट और इंडियन सोसाइटी था ना, ईस्ट इंडियन सोसाइटी था ना ब्रिटेन में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, वो एसोसिएशन, सोसाइटी नहीं है। हाँ हाँ सोसाइटी में। हाँ, तो अभी करुणा ने बताया भी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसके अंदर इन्होंने, जो हम बात कर चुके, इकोनॉमिक ड्रेन की बात की। हम्म। और इसके बाद इन्होंने, फिर हम बोल सकते हैं कि अ, जो रिक्रूटमेंट रिफॉर्म्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स हैं, और इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज है, उसकी बात की इन्होंने। हम्म। कांग्रेस के भी 3 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे, तो उसके अर्ली इयर्स में उसको गाइडेंस दी हाँ। और एक डायरेक्शन। हम्म। हाँ, ये अच्छा है।
आईएनसी के 3 प्रेसिडेंट रहे 3 बार। तो इंटरनेशनल अवेयरनेस तो इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के लिए परसुएशन अवेयरनेस अमंग ब्रिटिश और इसमें उसी के कॉन्सेप्ट। एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि 1896 के अराउंड ये जो रॉयल कमीशन था इंडियन एक्सपेंडिचर में, उसके मेंबर भी बने, और बेसिकली इंडियन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए भी इन्होंने बात उठाई। हाँ और सबसे इम्पोर्टेंट तो हम लिखेंगे कि मतलब थी वो थी लाइमलाइट और द नोबल स्पिरिट फॉर दी फोर्थ कमिंग नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक तिलक, गांधी, तो हम्म उन सब के मतलब तो 4 लीडर। एंड इंडिया के अलावा अफ्रीका में भी बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जो हो रहे थे उनके लिए इंस्पिरेशन बने थे। हम्म ठीक है। तो ये हो गया दादा भाई नौरोजी का कंट्रीब्यूशन। ले लिए प्रवेश। So thank you so much, and we will come with a new series of questions in the coming week. Thank you, and keep voting on Sarkari. Stay tuned.